हे का? नाही नाही दिनेश सरांकडे आवाज आहे कोणाच तरी. यस. ओके सर, आपण लाईव्ह गेलोय आता. डॉक्टर दिनेश सर. सुरू करा मग तुम्ही. सर तुम्ही इंट्रोडक्शन करतायत. ठीक आहे. येस सर. शेतकरी मित्रांनो, इंडियन डेअरी फार्मच्या वतीने मी आपले आज डॉक्टर जीवन गुप्ता यांचं स्वागत करतो. डॉक्टर जीवन गुप्ता सरांना 20 वर्षाचा अनुभव आहे. त्यांनी BVSC आणि मास्टर डिग्री लुधियानामध्ये जे वेटरनरी कॉलेज आहे तिथून त्यांनी केली. त्यांनी जेव्हा डिग्री केली तेव्हा ते कॉलेज पंजाब ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी PAUच्या सोबत होतं आणि नंतर तिथं गुरु अंगद देव वेटरनरी युनिव्हर्सिटी मध्ये ते कॉलेज गेलं. डॉक्टर जीवन गुप्ता सरांना सोसायटी ऑफ टॉक्सिकोलॉजीचं गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे. त्यांना BVSC आणि MVSC करताना स्कॉलरशिप मिळालेल्या होत्या आणि गुरु अंगद देव युनिव्हर्सिटी शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी खूप छान काम केलं, त्यामुळे त्यांना ॲल्युमिनाय अवॉर्ड सुद्धा दिलेला आहे. डॉक्टर जीवन गुप्ता सर 2001 ते 2005 पंजाबमध्ये जी मिल्क कोऑपरेटिव्ह आहे वेरका त्याच्यासोबत त्यांनी काम केलं आणि मग त्यानंतर त्यांनी पशुसंवर्धन विभाग पंजाब मध्ये 2006 मध्ये जॉईन केलं. सरांनी भरपूर रिसर्च आर्टिकल त्यांचे पब्लिश झालेले आहेत. त्यासोबत शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा त्यांनी पंजाबी आणि हिंदीमध्ये 18 आर्टिकल लिहिलेले आहेत. आज डॉक्टर जीवन गुप्ता सर आपल्या समोर पंजाबचा डेअरी फार्मर कसा पुढे गेला, त्याने काय काय चांगल्या गोष्टी केल्या, काय आपण शिकू शकतो पंजाबच्या शेतकऱ्याकडून, आपण काय केलं पाहिजे महाराष्ट्रामध्ये, याच्याबद्दल ते आपल्याला सांगणार आहेत. आणि ते फील्डमध्ये काम करतात. तुमच्या मनात जे काही प्रश्न असतील ते तुम्ही त्यांना चॅट बॉक्समध्ये जरूर विचारा आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरं आज ते देतील. डॉक्टर जीवन गुप्ता सर, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ इंडियन डेयरी फार्मर एसोसिएशन के तरफ से. और पिछले 22 मई से हर फ्राइडे को हम लोग एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और टेक्निकल लेक्चर रखते हैं. तो अभी आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं. धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू सर. सर सुन सकते हैं आप लोग मुझे सब? बिल्कुल बिल्कुल. नमस्कार जी. सो सर, आज का हमारा टॉपिक है पंजाब में जो डेयरी फार्मिंग चल रही है उसके बारे में कुछ जो चैलेंज है, जो समस्याएं हैं और जो समाधान है उसके बारे में हम बात करेंगे. पंजाब पे ये स्लोगन जो मैंने लिखा हुआ है, काउज क्रिएट कैरियर, बफलोज बिल्ड बिजनेस, पंजाब में ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि पंजाब में देखिए लगभग 25 लाख गायें हैं और 40 लाख यहाँ पे बफलोज है, भैंसे हैं 40 लाख. और डेली का दूध है वो अराउंड 3.2 करोड़ लीटर है, 3.2 करोड़ लीटर. और पंजाब में जो टोटल गांव की संख्या है वो 12,161 है और उसमें से जो पोटेंशियल डेयरी विलेजेस हैं वो 11,700 हैं. यहाँ पे लगभग 80% जो गांव हैं उनमें कोऑपरेटिव चल रहे हैं. 4 लाख फार्मर है और 15 लाख लीटर जो डेली पंजाब का वो दूध है. तो सर, मेजर चैलेंजेस जो पंजाब में मैंने देखे हैं सर, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा. सबसे बड़ा चैलेंज जो सर मैंने देखा है फील्ड में, जैसे अगर हम देखें कि पंजाब में जो मैंने देखा है कि TMR जो मशीन हमारे बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं. TMR मशीन पंजाब में अपनी भी बनती हैं और अच्छी कंपनियों को भी बनी बनाई मिलती हैं. और TMR जो मॉइस्चर कंटेंट सर मैंने देखा है कि अभी फार्मर इसके बारे में मॉइस्चर मीटर यूज करना शुरू कर दिया है लोगों ने अभी. पर TMR मॉइस्चर मैंने देखा जो आइडली 50 से 55% होना चाहिए, वो मैंने बहुत बार देखा है कि वो 70 से 80% के बीच में भी 70 to 75% भी चला जाता है. पर्टिकुलरली जो हमारा ये विंटर सीजन है, जब यहाँ पे हमारे बरसीम होता है, बरसीम और राई ग्रास होने की वजह से जहाँ पे मैंने देखा है कि TMR मॉइस्चर होता है जो वो बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे ड्राई मैटर पूरा करने में बहुत बड़ी मुश्किल आती है. इसके अलावा सर सोमैटिक सेल काउंट, जैसे कि हर स्टेट में प्रॉब्लम है, पंजाब में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एफ्लाटॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स और अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन का सर इतना बड़ा समस्या नहीं है, पर एफ्लाटॉक्सिन और ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. एफ्लाटॉक्सिन के लिए सर बहुत सी कंपनियों ने अब पोर्टेबल मशीनें इंट्रोड्यूस की हैं. यहाँ पे हमारे जो लगभग 2.5 लाख की मशीन है, मोस्टली फीड फैक्ट्री वाले लगवा रहे हैं, बड़ी तेजी से लग रही हैं.
पर सर एंटीबायोटिक का बहुत जो नॉन जुडिशियस यूज हो रहा है पंजाब में, इसके लिए हमें बहुत जल्दी कोई एंटीबायोटिक का अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि एंटीबायोटिक की चाहे कोई भी अच्छा सेगमेंट हो, कोई भी अच्छा कोऑपरेटिव हो या प्राइवेट हो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की टेस्टिंग नहीं होती। इसलिए डेफिनेटली नेस्ले के अलावा जो भी लोग हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक का कंटेंट मिल्क में हाई रहता है। उसके बारे में हमें सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। पंजाब में अभी भी लेबर के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है और लोगों ने शेड के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। जब हमारे सब जगह पंजाब में देखोगे आप, लगभग 15,000 हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, और जो 15,000 फार्मर है इन्होंने शेड पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मशीनरी पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, जिसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी काफी पड़ रही है। तो सर ये 4 चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे पिक्चर है, जो पहली पिक्चर है वो ट्रेडिशनल जो हमारी डेयरी फार्मिंग थी, वहां से हम ये जो कैंडल है यहाँ से लैंप से आए, लैंप से CFL, और आज की जो गाय है वो सर हमारी LED है। और जो LED है, अगर हमें LED रखनी है तो हमें LED की उतनी सर्विस और उतनी मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। यहां से लेके यहां पर चल के आए हैं सर। ये हमारी जो कैंडल थी, जो मोमबत्ती थी, और ये हमारी जो LED है, ये है। सो इसके लिए सर हमें उस लेवल की जो है केयर करनी पड़ेगी। अगर देखें सर, 3 चैलेंज मैंने देखे हैं फील्ड में पंजाब के, जो पहले हमने डिस्कस किए हैं उसके अलावा। पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी ब्रीड के काउज और बफलोज हैं पंजाब में। जैसे मैंने पहले बताया कि पंजाब में अराउंड 25 लाख काउज है और 40 लाख बफलोज हैं, पर फिर भी पंजाब में अभी 72% मिल्क है जो वो बफलो से आ रहा है। और जो बफलो पॉपुलेशन है मोस्टली हमारी अर्बन बेल्ट्स हैं, पेरी अर्बन बेल्ट्स हैं, जैसे लुधियाना है, अमृतसर है, खन्ना है। यहाँ पे बफलो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जो काउ पॉपुलेशन है वो मोस्टली हमारे जो ऑर्गेनाइज फार्म है पंजाब में, अराउंड 5 लाख के करीब हमारे पास बढ़िया क्वालिटी की जो HF गाय है, वो सारी स्कैटर्ड है। कुछ पर्टिकुलर बेल्ट्स हैं, जैसे जगरांव है, मोरिंडा है, लुधियाना है, खन्ना है, यहाँ पे बहुत बड़ी मोगा है, यहाँ पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। और अभी तक पंजाब में मैंने देखा है कि 70 लीटर से ऊपर एनिमल भी मैंने देखे हैं। और 50 लीटर पर डे वाली काउज पंजाब में बहुत कॉमन है। 50 लीटर वाली काउज कोई भी अनकॉमन चीज नहीं है पंजाब में। सोचे जो ग्रोथ है इसकी काफ टू काउ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमें सर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। दूसरी बात इससे रिलेटेड है, पहली तो काफ टू काउ हमने ग्रो करना है। दूसरा है सर जो हाई यील्डर हैं उनका ड्राई मैटर पूरा करना, और उनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे ROP की समस्या है, जेर नहीं पड़ती, कीटोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर हम हाई यील्डर में देखते हैं, मोस्टली फार्म पे मैंने जहाँ पे फ्रेशली कार्व्ड एनिमल है, 90%, 10 में से 9 गाय में मुझे कीटोसिस की प्रॉब्लम देखने में मिलती है। अभी भी फीडिंग ऑफ हाई यील्डर बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात एक और है सर कि जो जे ड्राई मैटर इनटेक इनकी पूरा करना, वो भी अभी पंजाब में बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरी बात है सर ट्रांजिशन मैनेजमेंट। ट्रांजिशन मैनेजमेंट में बहुत सी कंपनियों ने अपनी फीड लॉन्च की हुई है पंजाब में, बहुत से एक्सपर्ट्स भी इस पे काम कर रहे हैं। पर ट्रांजिशन मैनेजमेंट डेफिनेटली, पर्टिकुलरली डीकैट जो बैलेंसिंग है, अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी उसमें काफी कुछ करने की जरूरत है। सर इससे पहले हम जो बात कर रहे थे काउ टू काफ, उसके लिए सर बड़ा जरूरी है कि हम जो अच्छी नस्ल के, पंजाब में नॉर्मली सर ये बहुत महंगा सीमन जो है वो बहुत बड़ी मार्केट बन गया है पंजाब सर। महंगा सीमन जहाँ पे बहुत सी कंपनियों ने सीमन लॉन्च किया है, जहाँ पे CRB है, और भी बहुत सी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड सायर्ज है, ABS है। हमारे कुछ लोकल फार्मर्स भी हैं जो सीमन, जहाँ पे बड़ी अच्छी क्वालिटी का सीमन इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। उसमें सर 3 चैलेंजेस मुझे देखने को मिलते हैं अभी भी। एक तो क्लोस्ट्रम है। क्लोस्ट्रम एट दी बर्थ के जितनी जल्दी हो सके, विद इन 45 मिनट्स, ये बहुत जरूरी है। जिसको हम बॉली बोल देते हैं, जहाँ के जो पहला मिल्क होता है गाय का या भैंस का, वो 2, 3, 4 लीटर तक जितना भी हम पिला सकते हैं पहले पौने घंटे में, पहले 45 मिनट में। दूसरा सर काफ स्टार्टर अभी भी बहुत सी कंपनियों को आता है पंजाब में, पर काफ स्टार्टर का इनटेक डेफिनेटली अभी इशू है। काफ स्टार्टर उतना, कम से कम कहते हैं कि 4 बैग काफ स्टार्टर के पहले 3 महीने में खिलाने चाहिए।
और तीसरा सर क्लीनिनेस और साफ सफाई का जे बहुत बड़ा इशू है। साफ सफाई उतनी काफ्स को नहीं मिलती, इसलिए काफ डायरिया जो होता है, बच्चों में दस्त लगना, वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। ये 3 चैलेंज है, अगर इनको ठीक कर लें हम, सो 13 से 14 महीने में अच्छी क्वालिटी की जो एचएफ की बच्ची है वो हम तैयार कर सकते हैं। हेलो, हाँ, ये सर काफ को दूध पिलाने का तरीका है। हमेशा काफ को जब हमने दूध पिलाना तो बाल्टी है वो ऊपर रखनी है हमें, जो काफ का नेक लेवल है उससे बाल्टी हमेशा ऊपर रखनी है, ताकि दूध जो उसका चौथा पेट है जिसको हम एबोमेजम बोलते हैं, जो ट्रू स्टमक है, वहां पे जाए। और जो सर पानी पिलाना है काफ को, वो हमेशा हमें नीचे रख के पिलाना है, ताकि जो उसको काफ को डायरिया लगने के चांसेस बहुत कम रहें। सर नॉर्मली लोग गलती करते हैं कि बहुत बार देखा है कि पानी और दूध नीचे रख के पिलाते हैं। जब भी काफ दूध नीचे रख के पिएगा, नेक लेवल से नीचे होगा, तो काफ डायरिया की प्रॉब्लम बहुत आएगी। और जब काफ को डायरिया हो जाएगा एक बार, वो सारी अपनी जो लैक्टेशन लेंथ है, बाद में जो उसकी जितनी भी उसकी काविंग आएगी, उसमें परमानेंटली जो मिल्क का लॉस हो जाता है। और सर पहले जो 12 महीने होते हैं वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। 12 महीने में पहले 3 महीने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। उसमें जो एफसीआर होता है, फीड कन्वर्शन रेशो होते हैं, अगर हम उसको 2 किलो ड्राई मैटर खिला पाते हैं तो वो 1 किलो बॉडी वेट गेन होता है। अगर हम 1 साल के बाद देखते हैं तो हमें 10 से 12 किलो ड्राई मैटर खिलाना पड़ता है वही बॉडी वेट लेने के लिए। सो जितना हम काफ को पहले पहले 3 महीने में खिला सकें उतना ही बढ़िया है। और पहले 2 महीने में हमें काफ को कोई भी जैसे भूसा है, हरा चारा है, वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देना। पहले 2 महीने, पहले 1 हफ्ता हमें सिर्फ कोलोस्ट्रम देना है। उसके बाद हमें सुबह शाम दूध और दिन में काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर को कभी भी हमने काफ स्टार्टर फीड को हमें कभी भी दूध में मिक्स करके नहीं देना चाहिए। उससे फायदे की जगह नुकसान होता है। इसका टारगेट क्या रहता है कि हमारा जब हमारा जो बॉडी वेट है 700 से 800 ग्राम होने लगे, और डेली 700 से 800 ग्राम की हमारी इनटेक हो जाए काफ स्टार्टर की एक दिन की, जो कि हम 60 से 70 दिन में ले सकते हैं, लगभग 2 महीने पे हम ले सकते हैं। बड़े आराम से हम दूध बंद कर सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि ओवरवेट भी काफ नहीं होने चाहिए। कुछ लोग दूध बहुत ज्यादा पिलाते हैं। दूध काफ के लिए ऑन एन एवरेज 3 से 4 लीटर पर डे, मतलब कि 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम को, और दोपहर को हमें काफ को सिर्फ दोपहर को काफ स्टार्टर देना है। जनरली हम 100 ग्राम से स्टार्ट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है जो बर्तन है उसके वो हमें बड़ी अच्छी तरह से साफ करने हैं। किसी भी डिटर्जेंट से या कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो मिलता है उससे साफ करने हैं, क्योंकि काफ डायरिया जो होता है वो नॉर्मली इसी से होता है जब हम सफाई नहीं रख पाते। कुछ लोग पंजाब में अभी भी जो काफ स्टार्टर है उसकी जगह जो काफ मिल्क रिप्लेसर है वो भी यूज करते हैं। उसको गर्मियों में तो थोड़ा ठीक रहता है, पर सर्दियों में डेफिनेटली जो पानी का टेम्परेचर है उसको गर्म करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सो काफ मिल्क रिप्लेसर कई बार जब लोग यूज करते हैं पंजाब में, तो उन्हें काफ डायरिया की या दस्त लगने की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। और काफ को कभी भी सर, पर्टिकुलरली जैसे पंजाब में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, अभी बहुत ज्यादा सर्दी है, रात को पानी नहीं छोड़ना चाहिए कभी। अगर काफ को रात को पानी मिल गया ज्यादा पीने के लिए, तो हमेशा पेशाब में खून आने की प्रॉब्लम आ जाती है। और उससे कई बार क्या होता है कि सर्दियों में जैसे काफ्स की डेथ भी हो सकती है। और सर्दियों में काफ्स को कभी भी ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, कभी भी खुला पानी नहीं देना चाहिए। जितना ठंडा पानी उसको ज्यादा मिलेगा, उतनी उसका जो किडनी डिस्फंक्शन हो जाएगा, और डेफिनेटली उसके पेशाब में खून आने की प्रॉब्लम होती है। लोग कई बार इसका इलाज भी करवाते हैं, पर इसका कारण एक ही होता है कि ठंडा पानी हमें सर्दियों में नहीं देना चाहिए। और ये बेसिकली समस्या है काफ की सर, जो हमने डिस्कस कर रहे थे। सर इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने देखी है पंजाब में, कि जो और भी बहुत जगह पे देखी है, कि काफ्स के जो पेट है, जैसे पॉट बेली सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पेट बढ़ने का एक ही कारण होता है कि जब काफ को अर्ली एज पे हम, जैसे 25-30 दिन पे हम उसको ग्रीन पाउडर स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पर्टिकुलरली बरसीम है या कोई भी और ग्रीन पाउडर है,
काफ को हमें पहले 2 महीने ग्रीन पाउडर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ड्राई पाउडर भी नहीं देना चाहिए। अगर हो सके तो 2 महीने पे पहले हम उसको सूखा बरसीम स्टार्ट कर सकते हैं। सूखा बरसीम देने के बहुत ज्यादा फायदे रहते हैं, उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है और उसमें मॉइस्चर भी बहुत कम रहता है, इसलिए उससे प्रॉब्लम नहीं होती। सूखा बरसीम हम रख सकते हैं, एक बार उसको सुखा लें, जब उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो 15 से 20% रह जाए। हमें ध्यान रखना है कि जो बरसीम के पत्ते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए पत्ते हमें संभाल के रखने हैं बरसीम के, उसको सुखा के हम दे सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी काफ का बर्थ होता है, हमें जो काफ का नाड़ुआ होता है, जिसको हम उसका वो जो जिससे काफ की अटैचमेंट होती है अपने मदर से, उसको हमें बर्थ के तुरंत बाद 1 इंच छोड़ के पेट से कोई अच्छा सा वो धागा लेके, कोई भी मजबूत सा सूती धागा लेके उसको अच्छी तरह से बांध देना है। ये जो नेवल इल और जॉइंट इल की प्रॉब्लम आती है, जिससे निमोनिया की भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो मेनली जो नाड़ुआ होता है उसके पकने से ही आती है। सो इसका हमें ध्यान रखना है। और एक जो हमारे क्रॉस ब्रेड अच्छी क्वालिटी के, अच्छी नस्ल के ब्रीड के काब्ज हैं, उनमें हमें जो डीवर्मिंग के लिए हमें जो डेक्टोमैक्स आता है उसको हम यूज कर सकते हैं उससे, क्योंकि लंगवर्म की प्रॉब्लम इन काब्स में देखी जाती है कॉमनली, जो हमारे क्रॉस ब्रेड अच्छी क्वालिटी के काब्स हैं। और इसमें हम अगर एक और देखते हैं, जैसे जो काब्स हमारे गर्मी में पैदा होते हैं, पर्टिकुलरली जून के बाद, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो काविंग होती है, वहां पे थलेरियसिस के चांसेस बहुत रहते हैं। और इसलिए तुरंत जब भी काफ को हाई ग्रेड फीवर आता है, हमें ब्यूपार्बाकॉन 2 ml बिल्कुल देना चाहिए। इससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। नॉर्मली इन काव्स में थलेरिया बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली क्रॉसब्रेड काव्स में। कई बार हम टेस्ट करवाने का हमारे पास इतना समय नहीं होता और काव्स की डेथ हो जाती है, इसलिए हमें ब्यूपार्बाकॉन लगभग 2 ml की डोज में देना चाहिए। और इसके बाद सर काफ से जो हमने बोला कि काफ टू काओ जैसे हमने तैयार करनी है, इसमें हम एक ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें ज्यादा फैटी नहीं करना हीफर्ज को। हमें हीफर्ज की एचएफ की जो एआई के टाइम पे, जो एचएफ हीपर है एआई के टाइम पे, उसका बॉडी वेट अराउंड 3.5 से 4 क्विंटल के बीच होना चाहिए। उसकी हाइट जो शोल्डर पॉइंट से देखे तो 4 फुट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। 4 फुट 2 इंच जो एचएफ क्रॉस है उसके लिए बहुत ही बढ़िया पैरामीटर है। जब 4 फुट 2 इंच हाइट हो जाती है, 4 फुट 2 इंच, तो उसका बॉडी वेट लगभग 3.5 क्विंटल से ऊपर ही रहता है और एज लगभग 13 से 14 महीने। और इसमें हमने हीफर में ध्यान रखना है कि जो 8 महीने से 12 महीने का समय है, उसमें बच्चेदानी और उसका जो दूध देने वाले सेल हैं दोनों, इन दोनों का अडर और यूट्रस की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। इसलिए हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन और हाई क्वालिटी ट्रेस मिनरल्स का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें कभी भी ज्यादा सरसों केक और कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा हो, जैसे कॉटन सीड केक है, हमें डी ऑयल्ड केक्स ज्यादा देने हैं ताकि ऑयल कंटेंट ज्यादा ना जाए। कुछ लोग कॉटन सीड देते हैं, जहाँ पे कॉटन सीड से एनर्जी पूरी हो जाती है पर ऑयल कंटेंट का हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमें प्रोटीन की क्वालिटी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें हीफर को फैटी नहीं करना। इसलिए दलिया जो भी बनाते हैं लोग फार्म पे, इसलिए दलिया हमने हीफर्स को बिल्कुल नहीं देना। दलिया देने का पर्टिकुलरली एचएफ काऊ में नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। सो नेक्स्ट सर फीडिंग के बारे में है। जैसे हम फीडिंग के जैसे हमने पता ही कि हमें 70% खर्चा हमारा फीडिंग पे होता है और 70% जब बीमारियां होती हैं वो भी खुराक की वजह से होती हैं। इसलिए जो फीडिंग है यही डिसाइड करती है कि फार्म प्रॉफिटेबल रहेगा जब फार्म लॉस में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पर सबसे नेग्लेक्टेड है। फीडिंग में अभी भी हमें खुराक पे अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। पंजाब में हम बहुत से जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो फेज फीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। फेज फीडिंग का मतलब होता है सर कि जैसे समय के मुताबिक हम जो मिल्किंग काउज हैं उसको हम 3 ग्रुप्स में बांट लेते हैं। पहला होता है 0 टू 90 डेज, काविंग के 3 महीने बाद।
और 90 डेज टू 180 डेज उसमें हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद ड्राई काउज और ट्रांजिशन काउज पंजाब में काफी कॉमन है, पर फिर भी अभी भी इस पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज फीडिंग में मैंने यही देखा है कि ड्राई मैटर इनटेक हम पर्टिकुलरली हाई यील्डर एनिमल में पूरा नहीं कर पाते, और दूसरी बात है टीएमआर का मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई रहता है। ये दोनों चैलेंजेस हमें देखने पड़ेंगे। और तीसरा इसके साथ फीडिंग में हमें एफ्लाटॉक्सिन का भी देखना पड़ेगा। एफ्लाटॉक्सिन बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है पंजाब में। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जो ग्रीन पाउडर है, हरा चारा है, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही बहुत बड़ी लाइफलाइन है डेयरी कैटल की। डेली अगर हम देखें एक हेल्दी काउ को 40,000 से 60,000 बार जुगाली करना चाहिए। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। डेली एक हेल्दी काउ को 90 से 150 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हेल्दी काउ हमारी 90 से 150 लीटर तक, डिपेंडिंग अपॉन दी एज एंड ब्रीड, अगर वो सलाइवा पैदा करती है, वो गाय कभी भी हमें लॉस में नहीं लेके जाएगी। और डेली अगर 90 से 150 लीटर तक सलाइवा पैदा होता है, तो अराउंड 3.5 किलो मीठा सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, वो थ्रू सलाइवा उसके र्यूमन में सर्कुलेट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने हो हेल्थ के, तो ये 3 पैरामीटर हैं: 40,000 से 60,000 बार जुगाली, 90 से 150 लीटर सलाइवा, और 3.5 किलो मीठा सोडा जो उसके सलाइवा के थ्रू सर्कुलेट हो। और इसमें जैसे मैंने पहले बोला कि हम 3 ग्रुप बनाते हैं ड्राई जो मिल्किंग काउज हैं, उसके 0 टू 90 डेज वाले। और 0 टू 90 डेज में हमें यही ध्यान रखना है कि 60% जो हमें जरूरतें हैं उसकी ड्राई मैटर की, वो हमें फीड से पूरी करनी है, और 40% हमें फॉडर से। 90 टू 180 डे में ये 50-50 हो जाता है। और 180 डेज ऑनवर्ड हमें जो 40% जरूरतें हैं, वो 40% हमें फीड से लेनी होती है, और 60% हमें ग्रीन पाउडर से या हरे चारे से लेनी होती है। ये लैक्टेशन कर्व है। लैक्टेशन कर्व का हमें यही देखना होता है कि पहले 3 महीने में अगर हम 1 रुपया लगाएंगे पशु के ऊपर, वो 3 रुपए हमें वापस देगा। ये बहुत प्रॉफिटेबल पीरियड होता है। लगभग पूरी काविंग का एचएफ काउज में 60 टू 70% मिल्क हम पहले 3 महीने में निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि जितना भी उसने पहले 3 महीने में पीक पकड़ ली, जितनी जल्दी पीक पकड़ ली, और अगर उसने 70 डेज पे पीक पकड़ ली और 150 डेज तक पीक उसने मेंटेन करी, तो डेफिनेटली वो काउ प्रॉफिटेबल होगी। इसलिए हमें पहले 3 महीने में बहुत ध्यान रखना है कि हम काऊ के ऊपर अगर 1 रुपया लगाएंगे तो 3 रुपए वापस आएंगे। और यही चीज अगर 3 महीने बाद हम उसके ऊपर 3 रुपये लगाते हैं, कुछ लोग 90 दिन के बाद जो कहते हैं कि दूध बढ़ जाएगा, 3 महीने के बाद नॉर्मली हम किसी भी तरीके से दूध नहीं बढ़ा पाते। सिर्फ अगर कोई मेस्टाइटिस वगैरह की वजह से दूध कम हो तो ही दूध बढ़ता है। इसलिए पहले 3 महीने में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ट्रांजिशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किसी काउ से सक्सेसफुली हमें उसके हर साल काविंग लेनी है, तो हमें 2 ही चीजों का ध्यान रखना है कि मदर भी ठीक रहे और अर्र भी ठीक रहे। इसमें हमें सब देखो, जो मैंने जैसे पहले बात की है कि हमें काविंग से पहले ड्राई मैटर का बहुत ध्यान रखना है। कीटोसिस और फैटी लिवर पंजाब में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कीटोसिस पोस्ट काविंग और फैटी लिवर प्री काविंग। फैटी लिवर में क्या होता है सर, नॉर्मली जो लोग गाय को बहुत ज्यादा तेल, घी या सोडियम बाइकार्बोनेट या और चीजें देते हैं, जैसे कॉटन सीड बहुत ज्यादा दे देते हैं, या मस्टर्ड, होल मस्टर्ड जो क्रश करके दे देते हैं, जिससे हम सरसों का दरड़ बोलते हैं, वहां पे जब ओवर फीडिंग कर देते हैं दलिया की, वहां पे फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। फैटी लिवर वाली गाय जैसे क्या सिम्टम होता है कि गाय बहुत मोटी हो जाती है। काविंग के बाद या बच्चा देने के बाद या ब्याने के बाद क्या होता है कि उसकी जो आगे वाली दोनों टांगे होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, पर पिछली जो हाइंड लेग्स होती हैं वो बिल्कुल उस पे वेट बीयरिंग नहीं होती।
फैटी लिवर का बेसिक रीजन क्या है कि मैग्नीशियम की जो अपटेक है वो बहुत कम हो जाती है, और हमें जो भी काउज हमारी हैवी हो रही हैं, ट्रांजिशन फीड तो हमें 4 से 5 किलो डेली देना चाहिए, पर हमें 10 ग्राम डेली मैग्नीशियम ऑक्साइड 10 ग्राम डेली मैग्नीशियम ऑक्साइड देना बहुत जरूरी है। हैवी बफलोज में भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि 10 ग्राम हम मैग्नीशियम ऑक्साइड दें। इससे जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और अगर हमें किसी गाय में फैटी लिवर की प्रॉब्लम लगती है तो उसमें हमें लैब ग्रेड मैग्नीशियम सल्फेट 50 ग्राम डेली फॉर 10 डेज, लैब ग्रेड मैग्नीशियम सल्फेट 50 ग्राम डेली आईवी इन डेक्सट्रोज, और 20% डेक्सट्रोज में हमें डेली 10 दिन के लिए देना चाहिए। इससे फैटी लिवर आने के चांस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। और मेस्टाइटिस जैसे हमको पता ही है सर, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमें एक तो ड्राई काउ थेरेपी है, जो बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर भी है, पर जो बड़ा चैलेंज मैंने सर्दियों में देखा है वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल 25 टू 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रहेगा तो ऐसे एनिमल में मेट्राइटस, बच्चेदानी और अडर की और यूट्रस की दोनों की इन्फेक्शन कभी भी नहीं जाएगी। सर्दियों में हमें ध्यान रखना है। कुछ लोग फीड के साथ खल भी देते हैं, जो जैसे पंजाब में सर्दियों में बरसीम और राई ग्रास होते हैं, हाई प्रोटीन वाले चारे होते हैं। जहां पे अगर हम बरसीम के साथ खल भी दे रहे हैं और फीड भी दे रहे हैं, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर 30 मिलीग्राम क्रॉस कर गया, तो ऐसे एनिमल, जो ऐसी गाय या भैंस है, उसमें जो डिस्चार्ज है कभी भी क्लियर नहीं होगा, और ऐसे एनिमल हमेशा ही सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस से पीड़ित रहेंगे। इसलिए हमें जब भी मेस्टाइटिस का या मेट्राइटिस का ट्रीटमेंट करना है, हमें माइकोटॉक्सिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दोनों चीजों को जरूर देखना है। ऐसे नहीं हो कि हम ब्लाइंडली एक एंटीबायोटिक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से। नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स का जो मिस यूज होता है वो हमें देखने की जरूरत है मेस्टाइटिस में, क्योंकि नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स और हार्मोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और अगर हम एनिमल्स को ट्रेस मिनरल्स और वाइटामिन प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर क्वालिटी, डोज भी अच्छी होनी चाहिए, डोज भी पूरी होनी चाहिए। डोज जैसे हम बोलते हैं कि 10 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क, ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली लोग 25 टू 30 ग्राम देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। 10 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क पर डे। जैसे कोई 20 लीटर वाली गाय या भैंस है, उसको 200 ग्राम डेली का डेयरी प्रीमिक्स मिलना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम कई बार 25 ग्राम, जैसे कंपनियां भी लिख देती हैं 25 ग्राम या 50 ग्राम, उससे पैसे का और पशु की हेल्थ दोनों का नुकसान होता है। अगर हमारे पास 20 लीटर वाली कोई गाय या भैंस है, उसको पहले 3 महीने जब हमें दूध भी लेना है और अगले बच्चे के लिए भी तैयार करना है, हमें 200 ग्राम मिनरल डेली देना है, 10 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क। इससे मेस्टाइटिस और मेट्राइटिस दोनों के आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। और डेफिनेटली बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो वंडरफुल रिजल्ट देती हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल है। उसके बारे में कभी हम अलग से बात करेंगे। पर डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स की जो यूसेज है, जैसे एक पर्टिकुलर मैं एक बात करना चाहूंगा, जैसे एनिमल्स में, काउज में मैंने देखा है कि प्रलॉन्ग्ड ईस्ट्रस बहुत कॉमन है। 4-4 5-5 दिन गाय तारें देती रहती हैं, 4-4 5-5 दिन डिस्चार्ज आता रहता है। और इसमें जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है वो बहुत कॉमन है। इसमें हम हार्मोन्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। इससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या 4-5 दिन जो गाय तार देती रहती है, नॉर्मल केसेस में या तो इसमें जिरेलिनोन माइकोटॉक्सिन होता है, या फिर मैंगनीज, एमएन, मैंगनीज की डेफिशिएंसी होती है। अगर हम दोनों चीजों को रूल आउट कर लें तो हम प्रोलॉन्ग्ड ईस्ट्रस में जो ये बड़े बड़े हार्मोन दे रहे हैं, बहुत सी कंपनी अपना बिजनेस बिल्डअप कर रही हैं हार्मोन्स की बेसिस पे और फार्मर की पॉकेट पे, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स के बारे में हर एक वेटनेरियन को और हर एक फार्मर को
हमें ये सोचना चाहिए कि कॉज ढूंढे बिना, उसका कारण ढूंढे बिना हम एंटीबायोटिक और हार्मोन यूज नहीं करेंगे। अगर हम यही कर लें तो इससे हमारी दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, दूध का हमारा खर्चा भी कम हो जाएगा, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिकल हमारा दूध पैदा करने का खर्चा भी कम हो जाएगा, और दूध की क्वालिटी भी हमारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स के लिए हम सभी इसके अल्टरनेटिव ढूंढें, इसका कारण ढूंढें, और बहुत सक्सेसफुली हम इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से यूज करके इसको हम क्योर कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन की है बात कर रहे हैं, विटामिन जैसे ई है, विटामिन ई नॉर्मली जो मिनरल मिक्सचर होते हैं उसमें 250 मिलीग्राम से लेके 750 मिलीग्राम 1 किलो में होता है, 250 मिलीग्राम से 750 मिलीग्राम में। जबकि अगर हम देखें कि बच्चा देने से 3 हफ्ते पहले, 21 दिन पहले और ब्याने के 21 दिन बाद तक डेली हमें 50% वाला 3 से 5 ग्राम, 3 to 5 ग्राम विटामिन ई देना होता है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम थेराप्यूटिक डोज में मिनरल्स दें। अगर हम थेराप्यूटिक डोज में नहीं देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही विटामिन एच है, विटामिन एच के बहुत से ब्रांड जाते हैं, विटामिन एच की डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 मिलीग्राम। अगर आप कोई भी ब्रांड मार्केट में उठा लो, लिक्विड, पर्टिकुलरली जो बायोटिन विटामिन एच का लिक्विड ब्रांड है, उसमें नॉर्मली 12.5 से 50 माइक्रोग्राम पर एमएल होता है, जिसकी डोज लगभग 600 से 650 ml एक दिन की बनती है, जो वो फार्मर को बेसिकली ऐसी कंपनियां बहुत ज्यादा लूट रही हैं। हमें पाउडर फॉर्म में जो बायोटिन या विटामिन एच आता है वो 2% वाला आता है, और उसकी जो हमें देखना है कि 20 मिलीग्राम लगभग 4 ग्राम के करीब हमें डेली देना है। वो बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा, बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा, और उसकी डोज भी पूरी हो जाएगी। ये थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में है। रिप्रोडक्शन में देखिए ट्रेस मिनरल बहुत बड़ी डेफिशिएंसी, ट्रेस मिनरल की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली मैं इसमें से आयोडीन है, जो अगर हम काविंग से पहले हर हफ्ते 3 हफ्ते पहले हर हफ्ते काऊ को आयोडीन के इंजेक्शन देते हैं तो उससे बहुत बेनिफिट होते हैं। जो प्रीमच्योर काविंग होने के चांस रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और भी बहुत उसके फायदे होते हैं। जैसे बाकी मैंने बताया कि हमें डोज पूरी देनी है। काविंग से पहले हमें 21 दिन तक, काविंग से पहले 200 ग्राम मिनरल ही देना है डेली, 200 ग्राम डेली पर काउ पर बफलो पर डे। ये फ्लैट डोज है काविंग से पहले, और काविंग के बाद मिनिमम 100 ग्राम, और अगर दूध के हिसाब से देना है तो 10 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क। और जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन लेवल, बीजीएन की बात की हमने, प्रोटीन लेवल जो हमारा ड्राई काउ में होना चाहिए, जब गाय दूध नहीं दे रही तो हमारे टीएमआर का, मतलब कि पट्ठे का, फीड का और दाने का और चारे का प्रोटीन लेवल 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रोटीन लेवल इसका ज्यादा रखेंगे तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और हमें काविंग के बाद डिपेंड करता है 16 से 18%, जैसे भी हो हमें प्रोटीन लेवल रखना चाहिए। ये हम टीएमआर बेसिस पे बात कर रहे हैं, टोटल मिक्स राशन के बेसिस पे। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि अगर 5वें दिन, 5th डे, काविंग के 5th डे पे अगर गाय को बुखार आना शुरू हो जाए और साथ में मेस्टाइटिस भी आ जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पक्का यूट्राइन इन्फेक्शन है, बच्चेदानी की इन्फेक्शन है। सो इसलिए हमें काविंग के बाद फार्मर को प्रोत्साहित करना चाहिए कि तीसरे, चौथे, 5वें दिन खुद थर्मामीटर लेके गाय का बुखार या गाय और भैंस का बुखार चेक करे, वो भी सुबह शाम, दिन में नहीं। कई बार दिन में गर्मी की वजह से बुखार हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसे जो वेटनेरियन है उसकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे जो मेस्टाइटिस आता है वो बहुत खतरनाक होता है। और मेस्टाइटिस से पहले हमेशा, थनैला से पहले हमेशा बच्चेदानी की इन्फेक्शन आती है, इसलिए उसमें बुखार आएगा ही आएगा। और पहले 21 दिन पहले 3 हफ्ते कोई भी इरिटेंट मेडिसिन, जैसे लगोल है, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है,
हमें बच्चेदानी में नहीं डालनी है, उससे नुकसान होगा। और दूसरी बात, 20 से 21 दिन बाद, काविंग के 20 से 21 दिन बाद अगर गंदा डिस्चार्ज बच्चेदानी से आता है, जब गाय को, जब बफलो को, जब भैंस को टेम्परेचर होता है, तो हमें तुरंत जो होती है वेटनेरियन की, जो नज़दीकी वेटनेरियन है, उसकी हेल्प लेनी है। और एआई हमें कभी भी 60 दिन से पहले, 2 महीने से पहले नहीं करवानी है। बच्चा देने के, जब ब्याने के 2 महीने से बाद ही एआई करवानी है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद थोड़ा सा मिल्क फीवर के बारे में है। मिल्क फीवर के बारे में वैसे तो फार्मर बहुत जागरूक हैं, पर मैं एक पॉइंट इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारे ट्रांजिशन एनिमल है, काविंग से पहले हमें कभी भी हरा चारा ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। जितना हम हरा चारा ज्यादा खिलाएंगे, या नमक देंगे, या मीठा सोडा देंगे, आजकल बहुत सी कंपनियां जो, जैसे बहुत से प्रोडक्ट आते हैं जो डीकैड क्लेम करते हैं कि हम डीकैड माइनस में लेके जाते हैं, जब मिल्क फीवर होने के चांस कम हो जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, ऐसी पुड़ियां आती हैं जो हमें सुबह शाम एक एक पुड़ी देनी होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें कभी भी हरा चारा ज्यादा नहीं देना। बरसीम तो बिल्कुल नहीं देना। बरसीम में पोटाशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जितना बरसीम ज्यादा देंगे, पोटाशियम ज्यादा जाएगा और उतना नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए हमें हरा चारा ज्यादा नहीं देना। और तूड़ी की मात्रा हमें 4 से 5 किलो रखनी है। और जो ट्रांजिशन फीड है, जो काविंग से पहले फीड है, वो हमें 4 से 5 किलो डेली देनी है। जो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हरा चारा हमें कभी भी काविंग से 21 दिन पहले एडलिब खुला नहीं देना है। अगर हम खुला देंगे, साइलेज हम 15 से 20 किलो दे सकते हैं, पर हरा चारा हमें कभी भी ज्यादा नहीं देना। और सबसे बड़ी बात, पशु के आगे 24 घंटे 24 घंटे हरा चारा, तूड़ी और फीड का मिश्रण, जो मिक्सचर है, वो होना चाहिए। दूसरी बात, पशु को हमें अलग रखना है बिल्कुल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम काविंग पेन ही बनाएं। हमें पशु को अलग एक कॉर्नर में रख सकते हैं, घर के एक साइड में रख सकते हैं, जहाँ पे नीचे कच्चा होना चाहिए, ताकि पशु को दूसरे पशु से कोई चोट ना लगे और पशु स्लिपरी ना हो, स्लिप ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम 4 से 5 किलो फीड दे रहे हैं, हमें ये पता रहे कि पशु फीड डेली हमारा खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर पशु दूसरे पशुओं के बीच में रहेगा, तो हम कभी भी ये जज नहीं कर पाएंगे कि पशु फीड खा रहा है या नहीं खा रहा। सो ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी जो क्वेश्चन हैं, दैट मोस्ट वेलकम। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और कोई चीज हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो। जी डॉक्टर साहब। जी सर, जी सर। जी पहले तो डॉक्टर गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी सरल भाषा में पंजाब में जो डेयरी फार्म की प्रैक्टिस चल रही है उससे हमें अवगत करवाया। डॉक्टर साहब, मैं आपको 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 बताना चाहूँगा कि आपके इस सेशन के लिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आज पूरे भारतवर्ष में पंजाब डेयरी फार्म की जो प्रैक्टिस है उसे ही फॉलो किया जाता है। जी जी और जी। मैं आपको इस बात से भी अवगत करवाना चाहूँगा सर कि जिस प्रकार प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन पंजाब में कार्य करती है, डेयरी फार्मर्स को स्पेशली यूनाइट करके, एकत्रित करके जो क्लस्टर फार्मिंग उन्होंने शुरुआत की है, और उसी उसी पद्धति से उन्होंने अपना विकास भी, आज आप देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग में आप जो नई तंत्रज्ञान है, नई प्रणाली है, जी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए पीडीएफए काफ़ी मदद करती है। तो उसी प्रकार का काम हम लोग इंडियन डेयरी फार्मर एसोसिएशन की तरफ से महाराष्ट्र में भी करने जा रहे हैं सर। उसकी काफ़ी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर दिनेश भोसले सर, इनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। तो सर अभी हम आते हैं इनबॉक्स के ऊपर। तो हमारे एक डेयरी फार्मर मित्र है, श्री विनायक अहिरे जी। सर उनका जी। सवाल ये है कि अगर 50 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसका फैट परसेंट कितना रहता है। उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि उनकी एक गाय जो आज अमूमन 24 लीटर का दूध दे रही है, उसका फैट परसेंट 3 के आसपास आ रहा है। तो अगर कुछ बदलाव अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं फैट इंप्रूवमेंट के लिए, तो कृपया मार्गदर्शन करें।
सर जो 50 लीटर वाली गाय है उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका ड्राई मैटर हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि नॉर्मली जो 3% फैट है वो कम से कम जब दूध बढ़ता जाएगा तो वो 2.5 के करीब रह जाएगी जो 50 लीटर वाली गाय है। तो उसमें सर हमें जो फैट मेंटेन करने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत है। नंबर वन इज मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फैट मेंटेन करने में। और दूसरी बात सर जो हमारा जो मोनेंसिन है, ये दो चीजें इनको मैं बताऊंगा कि बाद में मेरे से फोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई और क्वेरी हो। डॉक्टर भोसले भी इनको गाइड कर सकते हैं। मिथ्योनाइन और मोनेंसिन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप हाई यील्डर काउज में फैट मेंटेन करना चाहते हैं। तो बाकी तो चीजें एसेंशियल है ही हैं, ड्राई मैटर इनटेक वगैरह है, सारा कुछ वो तो है ही है। उसकी जो उसका प्रीमिक्स वगैरह है वो उसमें। और दूसरी बात एक और मैं इनको बताना चाहूंगा कि पोटाशियम की इन गायों में बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे जो गाय पानी में जीभ घुमाती हैं, थोड़ी सी मैंने देखा है कि जब लोहे को चाटती हैं। सर एक मैं यहाँ पे पॉइंट एक रेज करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जैसे पशु कपड़ा खाता है या लकड़ें खाता है, जब पानी में जीभ घुमाता है या लोहे की पाइपें चाटता है या दूसरे पशु को चाटता है, ऐसी बहुत सी गाय में हम देखते हैं कि हम फास्फोरस के इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली इन गाइस में मैंने बहुत जगह पे देखा है, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं कि फास्फोरस लेवल पहले ही हाई रहता है। इसलिए मैं फास्फोरस की बजाय पोटाशियम इन काउज में पोटाशियम ग्लाइसिनेट पर्टिकुलरली 15% पोटाशियम ग्लाइसिनेट मिल जाता है मार्केट में। डेली 15 से 20 ग्राम हमें देना है, डेली 15 से 20 ग्राम 15% पोटाशियम ग्लाइसिनेट। ये तीन चीजों का ध्यान रखना है, पोटाशियम ग्लाइसिनेट का, मोनेंसिन का और मिथ्योनाइन का। जी सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी हमने देखा है कि आपके हर स्लाइड्स में या काफ़ी सारी स्लाइड्स में हमने टॉक्सिन्स के बारे में देखा है ये सारी चीज़ें। तो महाराष्ट्र के डेयरी फार्मर्स अभी टॉक्सिन्स के लिए इतने मतलब तैयार नहीं है। कृपया उस पे भी प्रकाश डालें। हम लोग देखते हैं अफ्लाटॉक्सिन, लेकिन जो जीरोलॉन है, डॉन है, टॉन है जी या फिमरिजिन है, टी2 है, इनके जो इम्पैक्ट आते हैं रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर या फिर मिल्क क्वालिटी के ऊपर, कृपया उस पर भी प्रकाश डालें। सर देखिए, आज पशुओं में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो माइकोटॉक्सिकोसिस है, जो उल्ली रोग है। इसको ये सबसे बड़ी बीमारी है। जो पशुओं की, गाय और भैंस की 80% बीमारियां हैं वो टॉक्सिन की वजह से ही हैं। जैसे जो दो बड़ी बीमारियों की बात करें हम, मेस्टाइटिस और इनफर्टिलिटी, इस पे बहुत बात होती रहती है, पर अगर हम टॉक्सिन्स को दूर नहीं करेंगे तो कभी भी हमारे फार्म से सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस नहीं जाएगा। इसका प्राइमरी जो कॉज है वो टॉक्सिन ही है। इसलिए अपना जो न्यूट्रिशनिस्ट है, आपका जो न्यूट्रिशन एडवाइजर है, उसकी मदद से स्टार्टिंग से ही आप जो पर्टिकुलरली एफ्लाटॉक्सिन है उसको यूज, उस एफ्लाटॉक्सिन के लिए हमें अच्छा टॉक्सिन माइंडर यूज करना स्टार्ट करें। दूसरी बात, मक्की की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तीसरी बात, जो डीडीजीएस या गीला दाना जो बियर फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसको बहुत लिमिट में यूज करें सर, उससे माइकोटॉक्सिन बहुत आता है। बाकी हमारे न्यूट्रिशन के बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में, मैंने देखा है। और तीसरी बात जो सर आपने पीडीएफए वाली बात की, पीडीएफए सर लाइफ लाइन है। हमने भी जो पंजाब में जो इतनी प्रोग्रेस हुई है उसमें सर पीडीएफए का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 15 साल से मैं भी पीडीएफए के साथ अटैच्ड हूँ। हर महीने उनका सेकंड वीरवार को, सेकंड थर्सडे को सेमिनार होता है और बड़े हाई क्लास सेमिनार होते हैं सर। यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। पीडीएफए ने पंजाब में जो करके दिखाया वो शायद ही कहीं पे हुआ हो। इतने लेवल पे, हाई लेवल पे जो एजुकेशन जो होती है फार्मिंग की, वो पीडीएफए को बहुत बड़ा थैंक्स है हमारा सर। आपको भी हर स्टेट में पीडीएफए की तरह काम करना चाहिए सर। सर जी सर। कुछ उसी प्रकार का प्रयास हम लोग महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं सर। जी हम जी लोग कर चुके हैं। जैसे आपको दिनेश सर ने अवगत कराया कि हम हर फ्राइडे को जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेक्निकल बंदे रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, उनको लेके हम लोग टेक्निकल सेमिनार अरेंज करवाते हैं। जी और ये भी ध्यान रखते हैं कि जो टेक्निकल बातें हमारे डेयरी फार्मर सुनते हैं तो उसे डेयरी फार्म में इम्प्लीमेंट भी किया जाए।
जी तो ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं सर। काफी सारे क्वेश्चंस है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उसे हम लोग बाद में इनबॉक्स में ही एड्रेस करें, क्योंकि जी समय भी हमें अभी बता रहा है कि कांटे की मतलब घड़ी की कांटे अभी ये कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो मैं अभी जी इनवाइट करूंगा सर, हमारे जो एडमिन है मिस्टर रवि जी नवले, वो कृपया अपना वीडियो ऑन करें। और सर आपका शुक्रिया अदा करके हम लोग आपको पराया नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके नहीं सर, और भी सेशंस हमें लेने भी है, लेकिन एक रीत रहती है, रिवाज रहता है कि गेस्ट का हम लोग धन्यवाद करें। तो मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रवि जी आप कृपया डॉक्टर जीवन गुप्ता सर का इस सेशन के लिए धन्यवाद साबार करें। नमस्कार सर, और नमस्कार सब महाराष्ट्र के डेयरी फार्मर्स। और बहुत अच्छे से सर ने विद इन 45 मिनट्स काफ से काउ तक का जो जर्नी है और विथ ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट वो हम सबको बताया। और बहुत अच्छे से ट्रेस मिनरल्स रहे या ट्रांजिशन पीरियड का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से बताया। और महाराष्ट्र पंजाब को बहुत जोरों शोरों से फॉलो कर रहा है डेयरी फार्मिंग में। और ज़रूरत है महाराष्ट्र के फार्मर्स को वो सब मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स अपने अपने फार्म में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उस हिसाब से आप भी उधर काम कर रहे हैं और आपका नाम भी बहुत बड़ा है। हमने बहुत बार दिनेश सर से आपका नाम सुना है और उसी आज सुनने को भी आया। और आपने जो हमारे लिए आईडीएफए के लिए जो टाइम निकाला और एक अच्छे से मार्गदर्शन किया, मैं सब आईडीएफए मेंबर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा ये करता हूँ। और फिर भी आपका और आगे चल के भी आपने जो एक दो मुद्दे हमने हमें बताए कि उसके बारे में कभी होम्योपैथी के बारे में आप आगे चल के आएंगे इस प्लेटफॉर्म में, ये भी गुजारिश करता हूँ। क्योंकि एंटीबायोटिक और aflatoxin ये मेजर इश्यूज जैसे उधर पंजाब में आ रहे, तो उसकी पहल महाराष्ट्र में भी दिख रही है कि फार्म मिल्क में रहे या ह्यूमन हेल्थ में इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। और होम्योपैथी एक उसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आगे चल के इस बारे में भी हमें आप मार्गदर्शन कीजिए, ऐसी आपको गुजारिश करता हूँ। और फिर अगेन आपको थैंक्स देता हूँ। और नितिन सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। जी सर, थैंक जी यू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश सर, आपकी परमिशन हो तो मैं सेशन क्लोज करूं? ओके। ओके, थैंक यू डॉक्टर ठीक है सर, गुप्ता बाय सर, बाय, बाय बाय। डॉक्टर दिनेश भोसले सर, बाय ओके, सर, गुड नाइट। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।